बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूँ आपके अपने चैनल के पीके नर्स में। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हमने स्टार्ट किया है माइक्रोबायोलॉजी का इंपॉर्टेंट यूनिट नंबर 10 ह्यूमन एंड माइक्रोबायल इंटरेक्शन। हमने ऑलरेडी पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 को पढ़ा है, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन टू नॉर्मल फ्लोरा और टू डिजीज टेटिनस एंड ट्यूबरकुलोसिस पढ़े हैं। लेकिन आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं थर्ड डिजीज से, टाइफाइड फीवर से। जी हाँ, टाइफाइड फीवर हमारे पास इंपॉर्टेंट डिजीज़ है, इसे हम आगे स्टार्ट करने वाले हैं। लेकिन ये वीडियो थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है पिछली वीडियो से, बिकॉज इसमें हम मेन पॉइंट्स को उठाएंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है या एमसीक्यूज आ सकते हैं। हम ज़्यादा एक्सप्लेनेशन में नहीं जाएंगे बिकॉज आप लोगों के पास टाइम कम है, क्योंकि आप लोगों के पास ओनली 5 to 6 डेज़ रहते हैं पेपर में। तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ सिर्फ जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है वो पॉइंट आउट करना चाहता हूँ जो इम्पोर्टेंट हो, और उसको हम एक्सप्लेन करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आ सकते हो। तो आइए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं टाइफाइड फीवर से। तो टाइफाइड फीवर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आ सकते हैं। पहले तो हम टाइफाइड फीवर को डिफाइन करते हैं ताकि हमें समझ आए कि टाइफाइड फीवर होता क्या है। अ सिस्टेमिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन डिजीज characterized by high continuous fever, malaise and involvement of the lymphoid। पहले अपने साथ ये नोट कर ले कि ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो मुश्तमिल होता है कंटिन्यूस फेवर पर, और मेलेजी का मतलब है एक सिक और इलनेस महसूस होता है, थकावट महसूस होता है, जिसमें ये एक इस तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। और इन्वॉल्वमेंट ऑफ द लिम्फॉइड, जिसमें लिम्फ्स का एनलार्जमेंट भी होता है, यानी जो हमारे बॉडी में लिम्फ्स होते हैं वो भी इनलार्ज होते हैं। तो ये 2-3 पॉइंट है टाइफाइड फीवर के हवाले से, नोट कर लें। खास किससे होता है, सल्मोनेला टाइप एक ग्राम नेगेटिव रॉड शेप बेसिलस बैक्टीरिया है, अपने साथ नोट कर ले, सल्मोनेला टाइप इसे काज होता है। इसके अलावा अदर मेंबर्स ऑफ सल्मोनेला इंक्लूड्स सल्मोनेला पैराटाइप 1A पैराटाइप B दे काज एंटेरिक फीवर। तो ये एंटेरिक जो फीवर होता है, अंदरूनी फीवर जो होता है, ये कैसे काज होता है, दूसरी मेंबर से भी, जिसमें सल्मोनेला पैराटाइप A है, पैराटाइप B है। तो ये भी अपने साथ नोट कर ले। सोर्स एंड रिजर्व कहाँ पर रहता है, मेन इज द ओनली नॉन रिजर्वाइवर ऑफ द इन्फेक्शन का केसेस और कैरियर्स। तो मेन यानी कि मेनली ये ह्यूमन में होता है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, लेकिन एनिमल्स में नहीं होता। ये भी अपने साथ नोट कर ले। थोड़ा सा हमें स्पीड के साथ जाना होगा बिकॉज हमें ये स्लाइड ख़त्म करनी है, आप लोगों के पास टाइम कम है, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को पिकअप करूँगा। इंक्यूबेशन पीरियड आप लोग जानते हैं कि क्या होता है, ये हमारे पास इसका क्या है 1 to 3 वीक्स है। और आप लोगों ने ट्यूबरकुलोसिस का भी पढ़ा है और टेटिनस के भी। टेटिनस का 4 to 21 डेज है और ट्यूबरकुलोसिस का 4 to 20 वीक्स है, और टाइफाइड फीवर का 1 to 3 वीक्स है। तो इन तीनों का इंक्यूबेशन पीरियड अपने साथ एक ही जगह पर लिख लें। टाइफाइड फीवर या ये इन्फेक्शन तब तक होगा जब तक हमारी बॉडी में, हमारी की बॉडी के स्टूल में, फीसिस में या यूरिन में ये बैक्टीरिया मौजूद हो। तो ये इन्फेक्शन हमारी बॉडी में पाया जाएगा जब तक ये बैक्टीरिया हमारे स्टूल और यूरिन में पाया जाता हो। ये पेंडेमिक वर्ल्ड वाइड होता है, ये भी अपने साथ नोट कर ले। पिछले जो हमने टेटिनस ट्यूबरकुलोसिस पढ़ा था वो भी पेंडेमिक था, वर्ल्ड वाइड डिजीज था, और ये भी है। सल्मोनेला आर द ग्राम नेगेटिव रॉड शेप बैक्टीरिया फैकल्टेटिव एरोबिक। ये भी हमने ऑलरेडी पढ़ा कि ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है और ये बेसिलस की शक्ल रॉड शेप बैक्टीरिया होता है, और ये इसको ऑक्सीजन की भी ज़रूरत होती है, एरोबिक बैक्टीरिया है। तो ये भी अपने साथ नोट कर ले। प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर इसकी क्या है, यानी किन वजह से ये बैक्टीरिया हमारी बॉडी में अंदर जाता है। पहले तो ये जान लें कि ये चिल्ड्रन और यंग एडल्ट में ज़्यादातर होता है। इसके अलावा वर्किंग इन्वायरमेंट जहाँ पर आप काम करते हो, अगर वो एरिया अच्छी तरीके से सैनिटाइज स्टेराइल ना हो तब भी ये हो सकता है। सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स में क्या आ जाता है, इनएडुकेट सैनिटेशन फैसिलिटी एंड अनसेफ वाटर सप्लाई। अगर आपका वाटर या फूड कंटेमिनेटेड है तब भी इसकी वजह से हो सकता है। न्यूट्रिशन स्टेटस, माल न्यूट्रिशन, अगर आप माल न्यूट्रिशन लेते हैं, अच्छा खुराक डाइट नहीं लेते या कंटेमिनेटेड फूड लेते हैं, वाटर लेते हैं, तो ऐसे ये हो सकता है। आगे हमारे पास है कैरियर्स, हमारे पास टेम्परेरी भी हो सकता है, क्रॉनिक भी। कैरियर से मुराद वो पेशेंट होते हैं जो खुद भी इन्फेक्टेड हो और दूसरे में भी इस बैक्टीरिया को ट्रांसफ़र करता हो, उसकी यूरिन से या स्टूल से। इसमें हमारे पास टेम्परेरी पेशेंट वो पेशेंट होते हैं जिसकी यूरिन या स्टूल से 6 to 8 वीक तक पेशेंट इन्फेक्टेड हो सकते हैं, और उसकी यूरिन और स्टूल से वो बैक्टीरिया एक्सक्रीट करता हो, तो उसको हम टेम्परेरी पेशेंट कहते हैं। और इसके अलावा 5% पेशेंट तक हमारे पास कैरियर्स होते हैं, यानी कि 5% तक लोग इस टाइफाइड फीवर के साथ कैरियर्स बन जाते हैं। क्रॉनिक कैरियर्स वो पेशेंट होते हैं जो 1 साल बाद भी कंटिन्यूसली
एक्सक्रीट करता हो टाइफाइड बेसिलाई को, तो उसको हम क्रॉनिक कीरियर्स कहते हैं। और टेम्परेरी कीरियर्स में क्या होता था, 6 to 8 वीक कंटिन्यूसली बेसिलाई को एक्सक्रीट किया जाता था। लेकिन इस केस में कंटिन्यूसली आफ्टर 1 ईयर जब एक्सक्रीट करता हो तो उसको हम क्रॉनिक कीरियर्स कहते हैं। और ये कितने केस में होता है, 3 to 4% ऑफ द केसेस में ये क्रॉनिक कीरियर्स होता है। तो ये भी अपने साथ नोट कर लें। इसके अलावा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम क्या होते हैं इस पेशेंट के। फर्स्ट वीक में क्या होता है, ये साइन एंड सिम्टम अपने साथ नोट कर ले कि फर्स्ट वीक में क्या होता है। फेवर, हेडेक, माइल्जिया, माइल्जिया का मतलब है पेन इन द मसल, रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया, स्लो हार्ट बीट, कंस्टिपेशन, ल्यूकोपेनिया, वाइट सेल की जो काउंट है, ल्यूकोपेनिया का मतलब है लेस इन वाइट ब्लड सेल में कमी आ जाते हैं, लेस देन 4000 पर mm। तो ये अपने साथ नोट कर दीजिए। एमसीक्यू इस तरह का आ सकता है कि कौन सी वीक में कौन से सिम्टम आ सकते हैं। तो फर्स्ट वीक हम के सिम्टम भी याद कर लें। और सेकंड वीक में क्या होता है, रॉ स्पॉट ऑन द चेस्ट, चेस्ट पर रेड स्पॉट आ जाते हैं, एंड ट्रंक बैक साइड पर। इसके अलावा स्प्लेनोमेगेली, स्प्लीन का जो साइज वो बढ़ जाता है, एब्डोमल डिस्टेंशन एंड टेंडरनेस, और जो फीलिंग होती है टेंडरनेस आ जाती है, डायरिया भी हो सकता है। तो ये एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है कि सेकंड वीक में कौन कौन से साइन एंड सिम्टम हैं और फर्स्ट वीक में कौन कौन से साइन एंड सिम्टम हैं। तो ये अपने साथ नोट कर ले, इंपॉर्टेंट है। डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट हम टाइफाइड फीवर के किस तरह कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इसके लिए एक टेस्ट परफॉर्म करते हैं जिसे हम वाइडल टेस्ट कहते हैं, और ये हम सिर्फ टाइफाइड फीवर के लिए परफॉर्म करते हैं। अपने साथ नोट कर ले। एमसीक्यूज के लिहाज से आ सकते हैं कि विच टेस्ट परफॉर्म फॉर द टाइफाइड फीवर, या वाइडल टेस्ट इज परफॉर्म फॉर द विच डिजीज। सो बट नॉट इज मच रिलायबल, लेकिन ये 100% श्योर नहीं करता कि एक पेशेंट को टाइफाइड फीवर है, लेकिन फिर भी हम ये परफॉर्म करते हैं। और हम आगे क्या कर सकते हैं, टाइफाइड.IgM एंड IgG हम दोनों एंटीबॉडीज़ का हम कंसंट्रेशन मालूम करते हैं ब्लड में। यह हमें रिसेंट इन्फेक्शन बताता है कि अभी अभी ये इन्फेक्शन हुआ है। और IgM जब एंटीबॉडीज़ हमारे बॉडी में हो तो ये हमें रिमोट इन्फेक्शन, यानी कि बहुत दिनों ऐसी ये इन्फेक्शन हमारे बॉडी में मौजूद है, तो फिर ये हमें बताता है। तो ये भी अपने साथ नोट कर ले, IgM रिसेंट इन्फेक्शन, IgG रिमोट इन्फेक्शन। इसके बाद ट्रीटमेंट में आ सकता है सिप्रोफ्लॉक्सासिन एंटीबायोटिक हम लिखते हैं 500 mg 2 टाइम इन अ डे, और सिप्ट्रैक्सोन एंटीबायोटिक हम देते हैं फॉर दी 14 डेज। इसके अलावा क्रोनिक कीरियर्स के लिए हम 4 वीक्स तक हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं, ये एंटीबायोटिक दे सकते हैं, बिकॉज ये क्रोनिक कंडीशन में होता है, तो इसलिए 4 हफ्तों तक की ट्रीटमेंट हम देते हैं। तो ये भी अपने साथ नोट कर लें, कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आ सकते हैं। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल हम टाइफाइड फीवर को किस तरह प्रिवेंट एंड कंट्रोल कर सकते हैं, रिजर्वायर के बेस पर कि जिस पेशेंट में ये बैक्टीरिया ये टाइफाइड फीवर मौजूद हो। तो यहाँ पर ये बातें डिस्कस की गई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप रीड करना चाहें तो रीड कर सकते हैं। ट्रीटमेंट देना है, फूड का ख्याल रखना है, हैंड वॉशिंग का, इसके अलावा डिसइंफेक्शन ऑफ द स्टूल एंड यूरिन से अपने आप को बचाना है। ट्रांसमिशन के बेस पर हम किस तरह प्रिवेंट कंट्रोल कर सकते हैं, फूड का ख्याल रखना, वाटर का ख्याल रखना, एक्सक्रेटर जो पेशेंट का जो एक्सक्रेटर है, जो वेस्ट है, या फ्लाई कंट्रोल जो है, फ्लाई कंट्रोल का मतलब है जिस मस्कीटो या फ्लाइज की वजह से। इसके अलावा इम्यूनाइजेशन वैक्सीन दे सकते हैं, हेल्थ एजुकेशन हम एजुकेट कर सकते हैं पर्सन को। तो ये सारी चीज़ें प्रिवेंशन एंड कंट्रोल में आते हैं। कोलरा हमारे पास नेक्स्ट डिजीज़ है कोलरा। व्हाट इज़ कोलरा? Cholera is an acute diarrheal infection caused by the ingestion of the food or water contamination with bacterial Vibrio cholera। जब हम किसी कंटेमिनेटेड फूड और वाटर को Vibrio cholera बैक्टीरिया के साथ ले तो जो डिजीज़ काज होता है एक्यूट डायरियल इन्फेक्शन, इसे हम कोलरा कहते हैं। Vibrio cholera ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है और कॉमा के शेप में होता है। अपने साथ नोट कर ले, एरोबिक बैक्टीरिया है, जैसे कि हमने पिछले डिजीज़ में पढ़ा। तो ये भी हमारे पास ग्राम नेगेटिव और हमारे पास एरोबिक बैक्टीरिया है। कोलेरा हमारे पास ये एक ग्लोबली डिजीज़ है, वर्ल्ड वाइड होता है, और ये किस वजह से होता है? लैक ऑफ द सोशल डेवलपमेंट, यानी जहाँ पर इन्वायरमेंटल पोल्यूशन हो या इन्वायरमेंटल गंदगी हो तो वाटर और फूड कंटामिनेटेड हो सकता है और एक कोलेरा डिजीज हो सकता है। डेफिनेशन: अ सिवियर एक्यूट गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय राइज वाटरी स्टूल। तो ये भी अपने साथ नोट कर ले कि चावल जैसे वाटरी स्टूल होता है, और ये क्या होता है 10 to 20% जो कोलरा पेशेंट होता है उसमें सिवियर वाटरी डायरिया होता है और वॉमिटिंग होता है।
10 to 20% हमारे पास जो पेशेंट होते हैं कॉलरा के सीवियर डायरिया और वोमिटिंग पर मुश्तमिल होता है। और ये आउटब्रेक किस वजह से होता है? जहाँ पर हाइजीनिक एनवायरनमेंट ना हो या इनएडिक्वेट वाटर और फूड हो, गंदा पानी और फूड जब सप्लाई किया जाता हो तो ये डिजीज़ ज़्यादातर वहाँ पर हो सकता है। ओके जी, ग्रेटर रिस्क कहाँ पर होते हैं? ज़्यादातर वहाँ पर ये कॉलरा डिजीज़ पाया जाता है जहाँ पर रिफ्यूजीज कैंप होते हैं, महाजरीन जो कैंप होते हैं विद पुअर सैनिटेशन, जिसका माहौल बहुत ही गंदा हो, इसके अलावा अनसेफ ड्रिंकिंग वाटर करता हो या कंटेमिनेटेड फूड लेता हो, और इसका रिस्क इंक्रीज होता है, पर्सन टू पर्सन बहुत ही जल्दी ट्रांसफ़र होता है। बिकॉज इंक्यूबेशन पीरियड इज़ वेरी शॉर्ट है, इसका इंक्यूबेशन पीरियड बहुत शॉर्ट है, तो इसलिए राइज एक्सट्रीमली रेपिडली, इसके जो केसेस है बहुत ज़्यादा जल्दी आना स्टार्ट होते हैं, पर्सन टू पर्सन बहुत जल्दी ट्रांसफ़र होता है ये डिजीज़। ट्रीटमेंट इज़ स्ट्रेट फॉरवर्डली बेसिकली रिहाइड्रेशन, चूँकि कॉलरा डिजीज़ में बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन होता है, तो इसलिए रिहाइड्रेशन, ज़्यादा पानी लेना, निमकोल लेना, बच्चों को ज़्यादा पानी पिलाना, जूसेस निमकोल पिलाना, तो ये बहुत अच्छा होता है। एंड अप्लाइड करंटली एंड प्रोमोटली केस फेटल रेट इज़ 1%। तो अगर रिहाइड्रेशन आप करते हैं तो फेटिलिटी रेट, जो डेथ रेट होता है 1% से कम होता है। लेकिन जब अनट्रीटेड अगर आपने ध्यान न दिया अपने बच्चे पर या पेशेंट पर, तो फेटिलिटी जो डेथ रेट होता है ये पहुंच जाता है 30 to 50%। तो ये दोनों आप इसके साथ नोट कर ले, लेस देन 1% एंड 30 to 50%। ओके जी, ट्रांसमिशन ऑफ द कॉलरा किस तरह ट्रांसफर होता है? बाय द फीकल ओरल रूट। फीकल ओरल रूट का मतलब है कि थ्रू फीसिस, यूरिन या ओरल जो हम खाते हैं पीते हैं, तो इन दोनों की वजह से। इसके अलावा कंटेमिनेटेड फूड जो होता है, स्पेशली सी फूड जो होता है, समुद्री जो खुराक होती है, अगर वो कंटेमिनेटेड आप लेते हैं तो उस वजह से भी ये कॉलरा हो सकता है। और इसके अलावा कंटेमिनेटेड वाटर मोस्टली जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है, अगर वहाँ पर पोल्यूशन गंदा, ज़्यादातर पोल्यूटेड जो एरियाज़ होते हैं, अगर वहाँ पर कंटेमिनेटेड वाटर हो तो वहाँ पर भी ज़्यादातर ये डिजीज़ पाया जाता है। इसके अलावा 88% ऑफ द ऑल डायरिया डिजीज़ इन द वर्ल्ड वाइड कैन बी एट्रीब्यूटेड टू अनसेफ वाटर। तो 88% ऑफ द डायरियल जो डिजीज़ है या कॉलरा डिजीज़ जो होता है, ये किस वजह से होता है? अनसेफ वाटर, गंदा पानी की वजह से, या सैनिटेशन एंड हाइजीन या नॉन हाइजीनिक पोल्यूशन की वजह से। तो ये भी अपने साथ नोट कर ले, 88% ऑफ द डायरियल डिजीज। साइन एंड सिम्टम में क्या क्या आ सकते हैं? फेवर, वोमिटिंग, राइज वाटर स्टूल, ये इंपॉर्टेंट साइन है, अपने साथ नोट कर ले। चावली वाटर स्टूल जैसा, यानी कि जो फीसिस होता है उसमें चावल जैसे दाने होते हैं। मेलेजिस का मतलब है सिक और इलनेस, थकावट जैसे महसूस होता है। डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा होता है। कॉजेटिव आज एजेंट आप जानते हैं कि वाइब्रियो कॉलरा कोमा शेप ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है, बेसिलस रॉड शेप के टाइप। इसके अलावा इंक्यूबेशन पीरियड बहुत कम होता है, आवर्स टू 5 days है, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा जल्दी इसके साइन एंड सिम्टम आना स्टार्ट होते हैं जब हमारी बॉडी में बैक्टीरिया जाता है। इसके अलावा सोर्सेज एंड रिजर्वायर ऑफ द इन्फेक्शन क्या होता है? फीसिस, वॉमिट्स ऑफ द इन्फेक्टेड एंड कैरियर पर्सन। इसके अलावा रूट ऑफ द एंट्री ओरल, फीकल और मौत के ज़रिए, और इसके अलावा फीसिस के ज़रिए। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है? कंटेमिनेटेड फूड जब आप लेते हैं। इसके अलावा वाटर, कंटेमिनेटेड वाटर एंड 5S का मतलब है फ्लूइड्स की वजह से भी हो सकता है। कंटेमिनेटेड फ्लूइड की वजह से कंटेमिनेटेड फिंगर्स की वजह से फ्लाइज भी ये इस बैक्टीरिया को एक जगह से दूसरी जगह में ट्रांसफ़र कर सकता है। फूड्स कंटेमिनेटेड एंड फील्ड्स, तो ये अपने साथ नोट कर ले। इसमें इंपॉर्टेंट जो है वाइब्रियो कॉलरा कॉमा शेप है, ग्राम नेगेटिव है, और इंक्यूबेशन पीरियड क्या है? 5 days तक। अक्रेंस कहाँ पर ये होता है? एंडेमिक इन द एशियस कंट्री, ये भी अपने साथ नोट कर ले कि एंडेमिक डिजीज एक कंट्री सतह पर, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के एरियाज़ में, इंडिया या अफगानिस्तान या नेपाल, तो ये सारे एशियंस कंट्री में बहुत ज़्यादातर होता है। विद सैनिटेशन इस पर, जहाँ पर सफाई का ख्याल ना रखा जाता हो, कंटेमिनेटेड वाटर और फूड लेते हो। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, इम्यूनाइजेशन हम करते हैं, प्योर वाटर सप्लाई लेते हैं। इसके अलावा जो डिस्पोजल एक्सक्रीटर जो होता है इसको भी हम का ख्याल रखें। फ्लाई कंट्रोल, पब्लिक एजुकेशन हम दे सकते हैं। मैनेजमेंट ऑफ फ्लूइड, इलेक्ट्रोलाइट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है आपने। टेट्रासाइक्लिन हमने लेना है, कॉन्ट्रीमेक्साजोल हम ले सकते हैं, तो ये हमारे पास मैनेजमेंट में आते हैं। तो इसमें इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कौन कौन से हैं? एंडेमिक,
आगे हमारे पास है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल में। तो प्रिवेंशन एंड कंट्रोल हम किस तरह कर सकते हैं, फूड प्रोटेक्शन एंड सेफ फूड हम ले सकते हैं। इसके अलावा कुक फूड थ्रोअली, हमने फूड को सही तरीके से पकाना है। स्टोर द फूड केयरफुली, हमने फूड को स्टोर करना है बहुत केयरफुली रेफ्रिजरेटर में। इसके अलावा हम और भी बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं, रा फूड एंड कुक फूड का हमने अवॉइड करना है। इसके अलावा वॉश हैंड, तो सारी सिंपली सी चीज़ें हैं, आप लोग ये कर सकते हैं। सेफ वाटर का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सेफ वाटर का मतलब है प्योर वाटर लेना। फॉर एग्जांपल प्रोटेक्शन ऑफ द वाटर सोर्सेज जहाँ पर वाटर को स्टोर कर लेते हैं उसकी हिफाजत करना। ट्रीटमेंट ऑफ द वाटर सोर्सेज, फॉर एग्जांपल किसके साथ ट्रीट करना, क्लोरीन गैस के साथ, जिसे हम क्लोरिनेशन कहते हैं। फिल्ट्रेशन हमें करना है, फिल्ट्रेशन हमें मुख्तलिफ मशीनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा नैरो मोटेड वेसल्स का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, हम क्लोरिनेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाउस शोल्ड वाटर ट्रीटमेंट का मतलब है बॉयलिंग, हम बॉयल कर सकते हैं वाटर को, या दोबारा हम क्लोरिनेशन कर सकते हैं। तो ये हम सेफ वाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं जो हमें कॉलरा डिजीज से बचा सकता है। आगे हमारे पास है डिप्थीरिया। व्हाट इज डिप्थीरिया? डिप्थीरिया के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑफ द अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट, थ्रोट, नोज एंड लेरिंग्स, कैरेक्टराइज्ड बाय फॉर्मेशन ऑफ द ग्रेइश मेम्ब्रेन इन द थ्रोट। इसमें ज़्यादातर गला ख़राब होता है, तो इसलिए फॉर्मेशन ऑफ द ग्रेइश मेम्ब्रेन थ्रोट में बन जाते हैं। और इसमें ये भी अपने साथ नोट कर लिए, कोरियानी बैक्टीरिया डिप्थीरिया से काज होता है। कोरियानी बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। और इसके साथ साथ ये भी नोट कर ले कि इसमें जो डिस्चार्ज होता है नोज से, सर्दी के मौसम में ज़्यादातर विंटर में होता है, तो उसमें ब्लड भी आ जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज अपने साथ नोट कर ले कि ज़्यादातर सर्दी मौसम में होता है, विंटर सीजन में, और थोड़ा थोड़ा सा ब्लड भी डिस्चार्ज, नज़ल डिस्चार्ज में आ जाता है। और ज़्यादातर इसमें थ्रोट ख़राब होता है, अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है। साइन एंड सिम्टम क्या है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द थ्रोट, ज़्यादातर थ्रोट ख़राब होता है। सोडियम मेम्ब्रेन, ड्राई कफ भी आ जाता है इसके साथ साथ। काजेटिव एजेंट, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया कि कुरियानी बैक्टीरियम डिप्थीरिया इसका मेन काज है। और इसके अलावा क्लेब्सिलर बेसिलस ये भी आ सकता है। इट्स अ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, इट इज़ रिलीज एक्सोटॉक्सिन। ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है और एक्सोटॉक्सिन एक टॉक्सिक सब्सटेंस है, इसको भी रिलीज करता है हमारी बॉडी में। इंक्यूबेशन पीरियड अपने साथ नोट कर ले, बहुत कम है, 2 to 5 डेज, ज़्यादातर ये चिल्ड्रन में होता है। और ये भी अपने साथ नोट कर ले, इसलिए ज़्यादातर बच्चे विंटर में सर्दी नज़ल डिस्चार्ज का शिकार होते हैं। रिजर्वायर एंड सोर्सेज इसका क्या हो सकते हैं, रिजर्वायर इन द इन्फेक्टेड मैन में होता है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। एंड सोर्स इन द नेज़ोफेरेंजियल सिक्रेशन, नेज़ोफेरेंजियल जो नाक से जो एक्सक्रेशन होता है, सिक्रेशन, तो उसमें ये बैक्टीरिया, कोरियानी बैक्टीरियम डिप्थीरिया या क्लेब्सिलर बेसिलस पाया जाता है। आगे हमारे पास है डिप्थीरिया का एक स्लाइड रहता है, उसके बाद हमारे पास है परट्यूसिस डिजीज, जिसे हम सीवियर कफ भी कहते हैं। रूट ऑफ द एंट्री क्या है, इनहेलेशन, ये हमारे नोज के जरिए, मौत के जरिए हमारी अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक में ये बैक्टीरिया आ जाता है। फूड ऑफ द ट्रांसमिशन इसका क्या होता है, बाय कांटेक्ट विद पेशेंट और कैरियर एंड इन्फेक्टेड फॉर्मेट, जो भी नजल डिस्चार्ज है पर्सन का या जो भी इन्फेक्टेड चीज़ है, अगर आप उसके साथ कांटेक्ट में आ जाते हैं तो उससे हो सकता है। ये पेंडेमिक है, वर्ल्ड वाइड होता है, अपने साथ नोट कर ले, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। प्रिवेंशन कंट्रोल के लिए हम एक्टिव इम्यूनाइजेशन करते हैं। इसके अलावा कॉन्करेंट टर्मिनल डिसइंफेक्शन ऑफ द इन्फेक्टेड फॉर्मिटीज, हम अपने आप को बचा सकते हैं इन्फेक्टेड चीज़ों से। और हम ट्रीटमेंट क्या ले सकते हैं, बेंजाइन पेनिसिलिन 600 mg 6 ऑरली IV में ले सकते हैं फॉर द 7 डेज है। 7 दिनों तक हम कौन सा एंटीबायोटिक ले सकते हैं, बेंजाइल पेनिसिलिन 600 mg 6 ऑरली, अपने साथ नोट कर ले, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। ट्रीटमेंट के लिए हम ये एंटीबायोटिक को यूज़ कर सकते हैं 7 दिनों तक। आगे हमारे पास ये परट्यूसिस है, परट्यूसिस को हम वूपिंग कप भी कहते हैं, सीवियर कप भी कहते हैं। ये ज़्यादातर एमसीक्यूज में आता है कि परट्यूसिस या कॉल्ड वूपिंग कप, तो ये भी अपने साथ नोट कर ले। इंशाल्लाह हम इस डिजीज़ को और आगे जो मम्स डिजीज़ है अगले नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 में पढ़ने वाले हैं डिटेल से। तो आज के लेक्चर को यहीं पर ख़त्म कर लेते हैं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या KPK पेज फेसबुक पर सर्च करके मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो एग्ज़ाम के हवाले से। तो आज तक इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मेरे चैनल का भी और अपनी फैमिली का भी। अल्लाह हाफिज़।